नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश राजपूत। आज के गेस्ट इन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो बहुत खास हैं, बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। वो वकालत करते हैं, वो राजनीति करते हैं और समाज सेवा में भी उनका अच्छा खासा योगदान है। मैं स्वागत करता हूँ विवेक तनखा जी का। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, ये हमारा विस्तार न्यूज़ का न्यूज़ रूम है और आपको हम बताना चाहते हैं कि बड़ा एनर्जी से भरा हुआ न्यूज़ रूम है। कभी आप आए हैं पहले न्यूज़ रूम में से? नहीं, एक दफ़े मैं आ चुका हूँ पहले, जब आपका उद्घाटन हुआ था शुरुआती दौर में। और मुझे ये पता है कि आपके जो मशीन्स हैं दे अबाउट द बेस्ट इन मध्य प्रदेश एटलीस्ट। मुझे लोगों ने बताया, मुझे जो कई मेरे परिचित लोग यहाँ आए थे बता रहे थे कि आपका वन ऑफ द बेस्ट न्यूज़ रूम्स है। सर, हमारे लोग भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कंटेंट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं कि आप एक साथ कई रोल अदा कर रहे हैं। आप वकील भी हैं, आप राजनेता भी हैं, आप समाज सुधारक भी हैं, तो किस रोल में अपने आप को ज़्यादा फिट पाते हैं? देखिए, हर रोल का एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। वकालत मेरा इज़ माई पैशन, मतलब वो वकालत इज़ माई ड्रीम। मैं वकील बनना चाहता था और एक अच्छा वकील बनना चाहता था। उसके लिए मैंने संघर्ष किया और ईश्वर की कृपा थी तो ग्रोथ स्टोरी अच्छी थी जी। मगर वो जो अच्छा वकील बना मैं, वहीं से मुझको अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं दूसरे कार्य कर सकूं, चाहे जन सेवा का कार्य कर सकूं, चाहे सोसाइटी के साथ जुड़ के मुद्दों पे बात कर सकूं, चाहे सरकारों को अपनी बातों पे विवश कर सकूं। समझदारी की बातें जो मेरा एक पैशन है कि सोसाइटी एंड स्टेट का इम्प्रूवमेंट की तरफ हम लोग को, एडवांसमेंट की तरफ ऑलवेज काम करना चाहिए। हर एक जिम्मेदार नागरिक का कर्तव्य होता है कि समाज को आगे बढ़ाए। ऐसी बातें मत करो जिससे समाज विभाजित हो, ऐसी बातें मत करो जिससे समाज में ब्रेक आए। और सबसे बड़ी चीज़ है एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट। ये बातें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बिकॉज ये बातें एक सामान्य नागरिक के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो सर, ये वकालत से राजनीति में आप कैसे आ गए? कोई सडनली हुआ या आपने कोई प्लान किया था? नहीं, कुछ प्लान था, कुछ अनप्लान था। अच्छा, दोनों? देखिए, जहाँ तक मैं वकालत जब करता रहा तो जितने राजनेता थे सब मेरे क्लाइंट्स थे। अब 80 के दशक में और 90 के दशक में कोई बीजेपी तो थी नहीं, तब तो खाली कांग्रेस हुआ करती थी। बीजेपी तो बहुत छोटी सी पार्टी थी। तो समझो पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ तक सभी मेरे क्लाइंट्स थे। चाहे विद्याचंद शुक्ला जी हो, श्यामाचंद शुक्ला जी हो, माधवराव सिंधिया जी हो, दिग्विजय जी हो, बस हर का, चाहे सुभाष यादव जी हो, अजीत जोगी जी हो, वोरा जी हो, सबका तो मैं वकील था। तो वकालत के साथ जो पॉलिटिक्स थी वो तो जुड़ी हुई थी। फिर हुआ क्या कि मुशरान साहब का दामाद था मैं। जी बिल्कुल। तो आपको डॉक्टर त्रिहान फ्री में मिल जाए वकालत के लिए तो किसको बुरा लगता है? बिल्कुल। तो पूरी कांग्रेस चली आती थी हमारे पास कि मिस्टर तनखा है, इनसे काम करवाओ और ये पैसा भी नहीं लेंगे। इट्स लाइक डॉक्टर ध्यान डूइंग अ फ्री ऑपरेशन एवरी डे इन वेदांता। तो उसको देख के आपको लगा, इनको देख के लगता था कि पॉलिटिक्स में जाना चाहिए, या उन्हें आपको बोला कि राजनीति में जाओ? नहीं, देखिए, मेरे को राजनीति में तो 90 के दशक से रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग, 90s की बात कर रहा हूँ। तो मैं उनसे कहता था कि नहीं, मैं पहले एडवोकेट जनरल बनना चाहता हूँ, मैं अपने प्रोफेशन में एक्सेल करना चाहता हूँ। सर, एक दौर वो था जब देश आज़ादी के समय सारे बैरिस्टर ही बड़े राजनेता हुआ करते थे। वो दौर फिर वापस आना चाहिए जी। अगर आप रियली शुभचिंतक हो अपने सोसाइटी के, तो आपको टॉल पीपल को पॉलिटिक्स में लाना चाहिए। टॉल पीपल ही समाज सुधारक हो सकते हैं। मतलब आपका विजन होना चाहिए, एक थॉट प्रोसेस होना चाहिए, एक स्टडी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए और सबसे बड़ी चीज़ डेडिकेशन होना चाहिए। और ये पॉलिटिक्स में आज की सबसे बड़ी कमी है कि जो टॉल पर्सनालिटीज़ जो पुराने ज़माने में पॉलिटिक्स में रहते थे, अब वो लगभग ज़ीरो होता जा रहा है। तो हम लोगों को ये चुनाव, ये जो सिस्टम है, इसको बदलना चाहिए। ये इलेक्ट्रल सिस्टम जब तक नहीं बदलेगा तब तक सोसाइटी में चेंज नहीं आएगा। सर, ये हमारे अमर हैं जी, प्रोड्यूसर हैं और बड़े जानकार हैं, आपसे कुछ सवाल पूछना है। सर, आप चुनाव में बदलाव की बात कर रहे हैं और जब मुझे पता चला कि विवेक तनखा जी यहाँ आ रहे हैं, तो सर मैं पत्रकारिता का छात्र हूँ, अभी चीज़ें सीख रहा हूँ, तो मुझे आपके बारे में भी जानने की इच्छा हुई कि आप राज्यसभा सांसद हैं, ये सब हम जानते हैं, लेकिन आपके पीछे का बैकग्राउंड और सारी चीज़ें, तो मुझे जिन वरिष्ठ लोगों से मैंने बात की उन्होंने बताया कि विवेक तनखा एक ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस का बहुत सौम्य चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वकील हैं, और सबसे अच्छी बात है कि सामाजिक काम बहुत ज़्यादा करते हैं। इस सब के बाद लेकिन लगा करके एक बात कही गई कि लेकिन ज़मीन से थोड़ा कम जुड़े हुए हैं।
आप देश की चुनाव व्यवस्था में बदलाव की बात कर रहे हैं, कांग्रेस में भी अब जरूरत है इस बदलाव की कि जमीन से जुड़े नेता बढ़ें। इस पे आपकी क्या राय है और क्या जरूरत है कांग्रेस को अब जमीन से जुड़े नेता बढ़ाने की? ये आपने बहुत अच्छी बात कही है जिसका मैं जवाब आपको देना चाहूँगा। जी सर। हर हर पार्टी में दो प्रकार के लीडर्स होते हैं। एक 24 घंटे के ज़मीनी लीडर्स होते हैं और एक विचारक होते हैं। अगर मार्क्स थ्योरी नहीं बनाता अपनी तो रशिया में कम्युनिज्म नहीं आता। कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स ने जरूर कम्युनिज्म लाए पर थ्योरी मार्क्स ने दी। तो हर पार्टी को थिंकर्स, फिलोसोफर्स एंड पीपल हु हैव अ विजन प्लान, उनको भी महत्व देना पड़ता है, जो कानून के जानकार होते हैं, जो सही रास्ता दिखाते हैं पार्टी को। तो अगर हम वो सब कर रहे हैं तो दिन भर ज़मीन में तो नहीं घूम सकते। ज़मीन में वही घूम सकता है जो ये सब नहीं कर रहा है। तो हमारा जॉब प्रोफाइल अलग है, उनका जॉब प्रोफाइल अलग है। जो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं वो नहीं कर सकते, और जो वो कर सकते हैं शायद हम नहीं कर सकते। थैंक यू सर। सर इसलिए देश में लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग बनी है। सर देखिए हमने आपके लिए कुछ तस्वीरें यहाँ सजाई हुई हैं। जी सर ये तो आपके पिताजी हैं? मेरे पिताजी हैं। वो 1970 की शायद ये तस्वीर है जब मदर टेरेसा जबलपुर आई थी, और मेरे पिताजी रोटरी क्लब के अध्यक्ष थे, और उन्होंने मदर टेरेसा का जो वहाँ पर मिशनरी चैरिटी का जो पहला सेंटर वहाँ खुल रहा था, जबलपुर में खुला है, वो आज तक चल रहा है, उसमें मदद की थी उनकी सेटिंग अप में रोटरी क्लब की तरफ से। क्या बात है। तब ये पिक्चर ली गई थी। बहुत सुंदर। सर ये आपकी पुरानी शादी की फोटो है? ये शादी की, और ये अब्दुल कलाम जी। अब्दुल कलाम। मैं इनको बहुत पसंद करता था एज प्रेसिडेंट, और इनका जो देश प्रेम था अद्भुत था। बच्चों के प्रति जो इनका लगाव था वो अद्भुत था। जब इनको पता चला कि मुझे भी वैसा लगाव है बच्चों के लिए या मरीजों के लिए, तो ही रीच्ड आउट टू मी। और उनने मेरे से बोला कि जब तुम्हारे स्कूल के आई एम रनिंग स्कूल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन, उन बच्चों को मैं कश्मीर भेज रहा था। ये देखें सर, ये शायद फोटो उसी उसका ये राहत की है, जहाँ पर 1-1 लाख आदमी आता है, और हम लोग रोटरी के माध्यम से ये सिविल सोसाइटी के साथ जुड़ के, स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ के ये मेडिकल मिशंस करते हैं। 5-5 हज़ार सर्जरीज और प्रोसीजर्स होते हैं। 6-6 महीने तक हम लोग फ्री ट्रीटमेंट दिलवाते हैं डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इंडिया में। लगभग हर हॉस्पिटल मेरे से कनेक्टेड है। तो मैं अपनी प्रोफेशन की पावर यूज़ करता हूँ फॉर सोशल गुड। क्या बात है। ये भी सर अभी खबरों में रहे वांचू। हाँ, मैं इनका एडमायरर हूँ, और मैं खुद क्लाइमेट चेंज का एक विचारक हूँ। देखिए अगर ग्लेशियर्स मेल्ट कर जाएंगे तो देश नहीं बचेगा। और आज देखिए क्लाइमेट चेंज के हमारी कितनी बुरी हालत है देश की। कोई सोच कहाँ रहा है? जो मुद्दे पे जिन पे देश को चलना चाहिए उस पर तो कोई चर्चा नहीं होती। हाँ, ये भी सर आपकी काफ़ी पुरानी फोटो है। जब मैं, ये पुरानी है 1975 की फ़ोटो आप दिखा रहे थे, जब मैं रोटरैक क्लब का। हाँ, ये मुशान साहब की फ़ोटो है। ये मेरे ससुर साहब, ये मेरी सासू जान, ये मेरी मदर, अरे वाह, क्या और ये मेरी वाइफ और उनकी छोटी बहन। ये मेरी शादी की फ़ोटो है, भोपाल की है। भोपाल जब हम 2 शामला हिल्स, हमारी बारात आई थी जबलपुर से, और मेरे ब्रदर इन लॉ हैं आलोक, मेरे चाचा हैं। ये फोटो सर बताइए। ये मेरी बहन है, बैंड लीडर थी अपने स्कूल में क्राइस्ट चर्च में, तो उसके बाद हम लोग ने फ़ोटो खिंचवाई थी। ये बहन की शादी की फ़ोटो है 1978 में। क्या बात है। जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तब मेरे देखिए लंबे बाल थे, तन उन दोनों में स्टाइल था लंबे बाल रखने का। आज देखते तो बड़ा ऑड लगता है। ये हम कश्मीर गए थे छोटपन में 1964 में, और उस वक्त हम लोगों ने स्टूडियो में बैठ के ये फ़ोटो खिंचवाई थी बहन के साथ। और आप तो कश्मीरी हैं। कश्मीरी पंडित हैं। कश्मीरी। और उसी सन में जवाहरलाल नेहरू की डेथ हुई थी। 30 उनकी डेथ के डेट मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक 30 मई थी, ऐसा मुझे ख्याल है। 30 मई ना। और मुझे आज भी याद है कि हम लोग वो जो मेन स्ट्रीट में टहल रहे थे, उतने में एकदम से एक शॉक जैसा आया कि पंडित जी चले गए, पूरी दुकानें बंद हो गई। और वो दिन हमको आज भी याद है कि कश्मीर किस तरह से शॉक में चला गया था जब पंडित नेहरू की डेथ हुई थी। सर अंजलि हैं हमारी एंकर हैं, आपसे कुछ। हेलो अंजलि, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। सर कहते हैं कि क्लैट जैसा एग्ज़ाम लाने में आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वैसा ही एग्जामिनेशन फॉर्मेट अडेप्ट कर लिया ऑल ओवर इंडिया, नीट जेई ऐसी बात कर ले। तो ये आइडिया कहाँ से आया था, और क्या अभी छात्र आपको थैंक यू नोट भेजते हैं, ऐसा कुछ? देखिए छात्रों को ये बात पता ही नहीं होगी। हुआ क्या,
मेरा बेटा वरुण है, वकील है, जी 2006-7 की बात है। ही हैड टू गिव 8 एग्जाम्स एंट्रेंस टेस्ट इन 2.5 days, और मैं उसको सुबह दिन शाम को जाता था, ले जाता था, वापस लेके आता था। 2.5 दिन तक जब मैं ये एक्सरसाइज करता रहा और बच्चा परेशान हो रहा था, तो मैंने कहा ये पागलपन है। सो आई फाइल्ड अ पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट एंड आई टोल्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस नावलेकर की बेंच थी। मैंने कहा साहब ऐसा कैसा सिस्टम है बच्चों को परेशान करने का, जब आप मेडिकल में आप ये सब जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट हो सकता है, इंजीनियरिंग हो सकता है, मैनेजमेंट हो सकता है, तो लॉ में क्यों नहीं हो सकता? तो सुप्रीम कोर्ट बहुत देर तक मुझसे बोलती रही कि कैसे पॉसिबल है तनखा साहब, ये तो प्रॉब्लम है, ये अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं, अलग एक्ट्स हैं, अलग स्टेट है। मैंने कहा साहब हो सकता है। तो उस पर जस्टिस नावलेकर ने धीरे से कान में बोला बालाकृष्ण साहब को, विवेक को चांस दो, लेट्स इशू नोटिस। तो उन्होंने नोटिस इशू किया। नोटिस गया HRD मिनिस्ट्री को, सुनील कुमार जी एडिशनल सेक्रेटरी थे, UGC को जिसमें प्रोफेसर मूलचंद शर्मा वाइस चेयरमैन थे, वो मेरे प्रोफेसर भी थे, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को। मैंने तीनों से बात की और मैंने कहा सर आप लोगों के सामने हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है, एक क्लैट का फॉर्मेट बनाइए और सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से पेश कर दीजिए। उन तीनों ने मेहनत की और एक क्लैट की स्कीम बना के सुप्रीम कोर्ट में पेश की, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर दिया। दैट इज हाउ क्लैट वाज बॉर्न। क्या बात है। मतलब घर से निकली जो परेशानी थी उससे बाकी छात्रों का भी फायदा होगा। एक दिन और मैं एक दिन ऑफिस में बैठा था, 2005 की बात है, रोज फोन आते थे, टेली मार्केटिंग कॉल जैसे होते ना, और मेरे को पागल हो गया। मैंने कहा मैं कॉन्फ्रेंस करूंगा, क्लाइंटों से बात करूंगा कि ये फ़ोन उठाता रहूंगा? अच्छा ये नहीं पता रहता है क्लाइंट का फ़ोन है कि किसी और का फ़ोन है। तो मैंने गुस्से में अपने हर्ष पाठक है, मेरा जूनियर था, मैंने कहा हर्ष तेरे नाम पे मैं पिटीशन बना रहा हूँ, लेट्स गो टू सुप्रीम कोर्ट। हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुँचे, तो जैसे जज के सामने मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा सर दिस टेलीफोन इज़ माई होम, इफ़ नोबडी कैन डिस्टर्ब मी इन माई होम, हाउ कैन दे डू इट? तो जैसे मैंने ये बोला तो पूरा कोर्ट खड़ा हो गया, हरीश साल्वे भी खड़े हो गए, दूसरे लोग भी खड़े हो गए। उन्होंने कहा हमको लंदन में लोग परेशान कर रहे थे, हम साउथ अफ्रीका में थे, हमको फ़ोन कॉल आ रहे थे। जज कहने लगा अरे हम भी परेशान हैं, कहीं मीटिंग में बैठते हैं कि फ़ोन आने लगते हैं। उसी में नोटिस इशू हुआ, उसी से ट्राई का जन्म हुआ, उसी से नो कॉल रजिस्ट्री बनी, और आज तक जो अमेंडमेंट्स उसके बाद आ रहे हैं उसकी शुरुआत यहाँ से है। और आगे भी CSR, अच्छा CSR की भी, CSR 2011 में मैंने मुकेश अंबानी, अहलूवालिया साहब, कमलनाथ जी और सचिन पायलट को बुलाया, मतलब मुशान साहब का एनिवर्सरी जो फंक्शन करते थे, और हमने कहा वाई CSR हैज नॉट कम इनटू इंडिया, इस पे डिस्कशन रखा और सब ने एग्री किया कि CSR शुड कम। एंड 11 की बात है, 13 में CSR का जन्म हुआ। हम लोग CSR में जब बन रहा था एज मध्य प्रदेश फाउंडेशन, उसकी बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहे थे। आपके जो प्रोफेशन है उसका फ़ायदा समाज को मिलना चाहिए। जी, तो सर ये हमारा स्टूडियो है, आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है आपका स्टूडियो। और इस स्टूडियो में हम लोग कोशिश करते हैं कि आप जैसी शख्सियत है उनको बताएं कि हम लोग किस तरीके से न्यूज़ का जी। काम। सर ये आइए, ये सब हम लोग का न्यूज़ पढ़ने की जगह होती है, जी, तो हम चाहेंगे कि आप यहाँ बैठ के अरे वाह। कुछ हमारे लिए भी कुछ बोलें। ब्रिजेश आपको और मेरे मित्र श्रीवास्तव साहब को भी आप मुकेश बधाई श्रीवास्तव देता हूँ, जी। मुकेश जी को मैं बधाई देता हूँ। आपकी सोच अच्छी है, और जब अच्छी सोच होती है तो काम अच्छा होता है। सर ये सामने टेलीप्रॉम्प्टर होता है ये। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विवेक तनखा, आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज़। तो सर यहाँ आप हैं तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछ लेता हूँ। सर मैं कहूँ आपको क्या पसंद है, राजनीति या वकालत? दोनों, बिकॉज मेरी दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। अगर मैं खाली राजनीति करूँगा तो मेरी राजनीति चलेगी नहीं, और खाली वकालत करूँगा तो जो मैं वकालत के माध्यम से राजनीति में करना चाहता हूँ वो होगा नहीं। क्या बात है। कौन सा नेता पसंद है, कमलनाथ या दिग्विजय सिंह? देखिए ये तो सब मेरे बहुत सीनियर्स हैं, और मैं दिग्विजय सिंह जी ने मुझे अपना एडवोकेट जनरल बनाया था, और कमलनाथ जी के साथ मैं 1989 से जुड़ा हूँ। तो किसी के बीच में बोलना कि कौन ज़्यादा पसंद है मैं नहीं कह सकता, मुझे दोनों पसंद है। अच्छा ठीक। सर कौन सा शहर आपको ज़्यादा पसंद है, वो शहर जहाँ आपने पढ़ाई लिखाई की, जबलपुर, या जहाँ काम कर रहे हैं दिल्ली? जबलपुर से मेरा एक इमोशनल अटैचमेंट है। अब 20 साल हो चुके हैं जबलपुर को फिजिकली छोड़े, और दिल्ली में मैं इंजॉय करता हूँ क्योंकि वो चैलेंजेस का शहर है, जहाँ मैं सुप्रीम कोर्ट में बहस करता हूँ, जहाँ पार्लियामेंट में स्पीच देता हूँ, जहाँ बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं वहाँ स्पीचेस देता हूँ। तो दोनों की अलग इश्यूज़ हैं, कहीं इमोशन है और कहीं एक प्रकार से अब कर्म भूमि बन जाती है। सर दो शहर हैं, सिंगापुर या लंदन? सिंगापुर में मेरी बेटी दमाद रहते हैं, इसलिए इतना सेफ स्टेट है, इतने इजी
उनके प्रोसीजर्स हैं, आप 3 मिनट में इमिग्रेशन क्रॉस करके टैक्सी तक पहुंच जाते हो 5 मिनट में। मतलब मैं तो चाहता हूँ वो सब चीज़ें इंडिया में हो। आपको अपने देश को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा अगर आप चाहते हो आप वर्ल्ड पावर बनो। खाली बोलने से वर्ल्ड पावर नहीं बनता आदमी कि ट्रिलियन इकॉनमी और फिर कि हम 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन इकॉनमी हो जाएंगे। आपको सिस्टम्स को इम्प्रूव करना पड़ता है। तो जो सिस्टम सिंगापुर के हैं वो लंदन में नहीं है, बट लंदन में एक अलग आत्मीयता है। वहाँ जो इंडियन डायस्पोरा है, जैसे सिंगापुर में भी है इंडियन डायस्पोरा, बट लंदन एक बड़ा है, उसका एक ट्रेडिशन भी है, एक विशालता भी है, मतलब उसकी हिस्ट्री भी है। तो जब बकिंगम पैलेस आप देखते हो, जब वहाँ के पार्लियामेंट देखते हो, बल्कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्री बन रही है, ऐसे हम लोगों को लग रहा है कि उस डॉक्यूमेंट्री को हम लोग वहाँ के पार्लियामेंट में दिखाएंगे। जी। तो सर क्या माने आपने इतने सारे, आपकी बहुत कलरफुल लाइफ है, सब सारे काम किए हैं, मगर आप किस रूप में पहचाना जाना पसंद करेंगे? एक ऑनेस्ट पर्सन के रूप में पहचाना जाना चाहता हूँ। मुशरान साहब एक दफ़े IAS एकेडमी में गए थे एज एन MP, और उनसे एक प्रश्न किया गया था कि व्हाट इज़ दैट वन क्वालिटी दैट अ पॉलिटिशियन मस्ट पोजेस। IAS प्रोफेशनल्स ने मुशरान साहब से पूछा था, ये 1985-86 की बात कर रहा हूँ मैं। उन्होंने कहा था कैपेसिटी टू से नो टू अ रॉन्ग थिंग। तो वो मेरा कहना है कि जो ऑनेस्ट आदमी होता है वो गलत चीज़ नहीं करता है, और कोई करने को बोलता भी है तो उसको मना कर देता है। क्या ए ऑनेस्ट पर्सन विथ अ पैशन। पैशन तो ज़रूरी है। देखिए, कोई भी अगर आपको अचीवर होना है लाइफ में, चाहे आप चैनल सेटअप करो, चाहे वकालत करो, चाहे मेडिसिन प्रैक्टिस करो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे IT में जाओ, किसी भी सेक्टर में जाओ, अगर आपके पास पैशन मिसिंग है, देयर इज नो वे दैट यू कैन बी एन अचीवर। तो पैशन एंड विजन दोनों टुगेदर दे मेक यू एन अचीवर। क्या बात, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने ये सारी चीज़ें बताई। अब एक बार आपको फिर से न्यूज़ रूम में ले चलूँगा, कुछ लोग और आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सर एक चीज़ और हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्यों इतने बुरे हाल में पहुंच गई है, क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं इसको डिफरेंट लाइट में देखता हूँ। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कोई भी चीज़ 50-60 साल तक जब चलती है ना, तो एक फैटिग आ जाता है पब्लिक में। पीपल वांट अ चेंज। सो दिस जो एवोल्यूशन है ना, दिस इज एवोल्यूशन ऑफ चेंज। कांग्रेस को एक एज ए न्यू आइडिया अपने आप को रीबिल्ड करना पड़ेगा। जो लोग चाहते हैं जिस प्रकार से एक पॉलिटिकल पार्टी उनको एड्रेस करे, आपको वो बनना पड़ेगा। अब धीरे धीरे अब वो चेंज आ रहा है। सर अभी आपका एक बयान बड़ा चर्चित रहा जो आपने बागेश्वर बाबा को लेकर बोला था। आज बागेश्वर बाबा की यात्रा भी निकाल दी है उसको, तो किस रूप में देखते हैं आप बागेश्वर बाबा और सब जो हिंदू राष्ट्र की बातें करते हुए लोग हैं? देखिए, ये साधु है, संत हैं, कथा प्रचारक हैं, क्या है? मैं तो साधु संतों का वकील भी हूँ। हाँ, मैं तो शंकराचार्य जी का वकील हूँ, मैं तमाम संतों का वकील हूँ, मठों का वकील हूँ। तो मेरे को तो बहुत श्रद्धा है इन लोगों के लिए, और मैं इनको एक डिफरेंट लाइट में देखता हूँ। मैं इनको एज ए पूजनीय व्यक्तित्व देखता हूँ। मैं इनको वैसे देखता हूँ कि इनके हम पास में जाएंगे तो इनके साथ बैठ के कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, कुछ मंथन करेंगे, कुछ कॉन्शियस को हल्का करेंगे। मैं चाहता हूँ कि साधु संतों को हर राजनीति से दूर रहना चाहिए। राजनीतिक उनके शिष्य हो जाएं, बट वो राजनीति का पार्ट ना बने, क्योंकि वही सही धर्म है। और मेरा ओपिनियन में सबसे बड़ा धर्म तो मानवता की सेवा है। शास्त्री जी जो हैं वो तो संत हैं, और क्या करते हैं, मीडिया और पॉलिटिकल पार्टीज इसका मिसयूज करती हैं। तो उनकी गलती नहीं है, गलती मीडिया की है और पॉलिटिकल पार्टीज की है। तो मैं तो कहूँगा हर संत महात्मा को पॉलिटिकल पार्टीज को अपना शिष्य बनाए, उनको यूज ना करने दें अपना। मगर ऐसे हिंदू राष्ट्र की वकालत कोई कर सकते हैं? हम लोग जिस डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, हमारे यहाँ सर्वधर्म संभाव है, और डेमोक्रेसी में हर सोच की स्वतंत्रता है। कोई सोचता है कि मेरे को हिंदू राष्ट्र चाहिए तो उसको स्वतंत्र सोचने की तो स्वतंत्रता है। कानून तो संविधान है, आप तो संविधान से चलोगे, बट सोचने में क्या बुराई है? जो सोचते रहिए। नहीं, सोचिए, उसमें बुराई थोड़ी है। तो इसलिए ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबको सोचने की स्वतंत्रता है। सर हमारी प्रोड्यूसर हैं प्रज्ञा, बहुत अच्छी प्रोड्यूसर भी प्रज्ञा, हैं how are you? और रंगमंच की कलाकार भी हैं। सर आपसे कुछ, अरे वाह, आपके बारे में कुछ सुना तो बात करना चाहते हैं। सर मैंने अभी आपके बारे में थोड़ा बहुत सर्च कर रही थी, तो मैंने ये देखा तलत अजीज जी के साथ आपकी, हाँ, फोटो भी है आपकी उनके साथ। तो माय क्वेश्चन टू यू इज, डू यू सिंग? आई एंजॉय सिंगिंग, गजल। ओके। मैं गजल का इतना बड़ा प्रेमी हूँ हाँ। कि मैं जगजीत का मैं फैन था। एक बार कुछ भी आप एक गुनगुना आप दे आप मेरे को वर्ड बताइए तो मैं गुनगुना दूंगा। तलत अजीज जी का ही है, फिर छिड़ी आज बात फूलों की। मेरे को याद नहीं रहते, वर्ड याद ही रखते हैं, बट आई अच्छा। लव गजल। आप यकीन नहीं करेंगी कि मैं
एक सेकंड भी जब गाड़ी स्टार्ट करता था जबलपुर में तो मैं गज़ल ऑन करके स्टार्ट करता था। अच्छा अच्छा। मैं जगजीत जी का बहुत बड़ा फ़ैन था, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। कई बार मेरे कहने से जबलपुर में गाने आए, तलत आए, जगजीत आए, सब अनूप जी आए, सब लोग आए। और मेरा विश थी कि मेरी बर्थडे में जगजीत एक दिन गाना गाए। और जगजीत जी ने डेट दे दी, मुकर्रर कर दी, 21 सितंबर में बर्थडे, मैं आऊँगा विवेक के बर्थडे में। मेरी वाइफ नहीं मानी, उन्होंने कह दिया कि नहीं विवेक, ये तो तुम गेस्टों को बुलाओगे तो वो गाना सुनेंगे कि तुम्हारी पार्टी में आएंगे, इनको अलग से बुलाओ। और वो उस दिन नहीं आ पाए और थोड़े दिन बाद उनकी डेथ हो गई। तो मुझे वो गम आज तक है कि मैं जगजीत सिंह जी को अपनी बर्थडे में नहीं बुला पाया। सर यू आर वेरी कैरिज्मेटिक, मतलब अभी भी आप एकदम चार्म हैं आपके फेस पर। तो आपका कॉलेज लाइफ की कोई एक मेमोरी बताइए। किस टाइप की मेमोरी? मेमोरी एज इन की ऑफ अ गर्लफ्रेंड और यस ऑब्वियसली यही पूछना था, बट मेरा क्योंकि सर खड़े और यहाँ पे तो मैं पूछ नहीं पा रही थी। हाँ। अब देखिए, I had many girlfriends. Many girlfriends, यही मेरा क्वेश्चन कोई था। दिक्कत नहीं है। And we used to have, हम लोग रोड ट्रैक में थे, हम लोग बहुत सारी सोशल एक्टिविटी साथ करते थे। मैं तो कोएड कॉलेज में था। So of course I'm very, और that too you are a very good spokesperson, तो ये अट्रैक्ट करता है ना। The girls want to be praised, होता ना? Yes, They yes. want a compliment. Yes. So you keep complimenting them, they'll keep staying with you, standing with you. तो मतलब है बहुत सारी स्टोरीज हैं आपके पास ऐसी अब वो स्टोरीज हैं, इंसान बोल नहीं सकता। ऑन कैमरा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। लिख तो सकता है। अभी नहीं, लेट मी गेट लिटिल ओल्डर। सर उसमें एक फोटो आपकी ऐश्वर्या राय के साथ भी है। जी। तो ऐसी हीरोइन कौन पसंद है आपको? देखिए, ये भी सुनिए, जो कहानी आप सुनिए। मैं रोटरी की डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस कर रहा था 2002 में। मैं माधुरी दीक्षित का फ़ैन था। और मैंने माधुरी दीक्षित को फ़ोन करके इनवाइट किया कि आप मेरे कॉन्फ्रेंस में आइए। कॉन्फ्रेंस की डेट थी 22 फरवरी। तो उनने माधुरी जी ने मेरे से बोला कि माय प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड की बर्थडे भी 22 को है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। आप 2-4 दिन बाद रख लीजिए तो मैं आ जाऊँगी। अब मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि रोटरी की जो कॉन्फ्रेंस की डेट चेंज नहीं होती, क्योंकि इंटरनेशनल डेट होती है वो। तो फिर मैं ऐश्वर्या जी के पास पहुँचा। एंड शी वेरी काइंडली कंसेंटेड टू कम, एंड शी वॉज मिस वर्ल्ड उसी के कुछ पहले। और मेरे को आज भी याद है कि जब ऐश्वर्या जी हमारे कॉन्फ्रेंस में एक स्पेशल प्लेन, आई हैड अरेंज्ड अ स्पेशल प्लेन फॉर हर, शी रीच जबलपुर। तो हमारे साथ डायस में बैठे थे दिग्विजय सिंह जी, मिस्टर JS वर्मा, योगी जी अपने वहाँ के थे चीफ, बहुत सारे डिग्निटीज बैठे थे डायस में। वो आधे पौन घंटे लेट आई। तो इन लोग सबको फुदफुदी थी कि वो अभी तक आई क्यों नहीं। तो मेरे से पूछ रहे थे क्यों ऐश्वर्या आ रही है क्या। और जैसे ऐश्वर्या अंदर घुसी, ऐसा लगा कि स्टार पावर दिखी कि जो 5-10 हज़ार लोग आए थे वो सब खड़े होके मंच की तरफ आने लगे। क्या बात है। और पुलिस फेल हो गई क्योंकि सब रोटेरियंस थे, फैमिलीज थी, बच्चे थे, किसको रोकते, कोई लाठीचार्ज थोड़ी कर सकते हो। तो दिग्विजय सिंह जी एज चीफ मिनिस्टर ने क्राउड कंट्रोल किया था उस दिन, और लोगों को डांट के पीछे करके बिठाया था। कहते कुछ नहीं करते हो, अपने विवेक की तो इज्जत करो और जाके बैठो। तो वो भी एक बड़ा हिस्टोरिक डे था जब ऐश्वर्या जी आई थी। और उसके बाद मैं उनको फिर लेके गया था रोटरी कॉन्फ्रेंस में एज आवर ब्रांड एम्बेसडर फॉर पोलियो। हमने सर आपको क्रिकेट के मैदान पे भी देखा है कि आप जी। अवार्ड देते हैं। धोनी साहब को मैंने अवार्ड दिया था, धोनी को, इंदौर में। हाँ, इंदौर उसके में बाद देखा। एक दो दफ़े और गया। फिर जब मैं को बुलाते थे फिर मना कर दिया। मैंने कहा यार मैं दिन भर ये अवार्ड दूंगा हर साल, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि इसका दूसरा काम नहीं है। तो फिर मैं वरुण चले आते थे। तो सर क्रिकेट में कौन सा प्लेयर आपको पसंद है? मैं जंग था तो मैं नवाब पटौदी का बड़ा फ़ैन क्या था। बात है। और मैं इसलिए उनको एडमायर करता रहा कि जबकि एक 1-8 थे वो, हाँ। बट उस 1-8 में भी वो बॉल उनके हाथ से छूट के नहीं जाती थी। और बल्ले में अगर बॉल आ गई तो सीधे मारते थे वो स्ट्रेट बैट से। तभी उनको टाइगर पटौदी कहते थे। टाइगर पटौदी, मैं उनका बड़ा था। बाद में वो मेरे क्लाइंट बन गए। फिर मैंने उनकी खूब वकालत की। शेफ की वकालत की आपने? नहीं, शेफ का मैं नहीं, वो वरुण लोग हैं, मैं नहीं हूँ। बट नवाब पटौदी मेरे ऑफिस आया करते थे और मैंने उनके बहुत सारे केसेस लड़ गए, इंक्लूडिंग वो हिरण जो उनके हाथों से जी मर गया था और उस पर केस लग गया था। उसमें भी मैंने सुप्रीम कोर्ट गया था क्वाशिंग वगैरह के लिए। पटौदी जी एक डिफरेंट टेनर के आदमी थे, बहुत अलग व्यक्ति था। अच्छा लगता है कि जो प्रोफेशन जैसा हम लोगों का है जर्नलिज्म में, हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत वैरायटी के लोगों से मिलते हैं। जी। बिल्कुल ऐसा ही कुछ आपका वकालत भी है कि बहुत वैरायटी के लोगों से मिलते हैं आप, और वो हमने आपकी तमाम तस्वीरों में देखा है। देखिए, मैं आई ऑलवेज फील कि अगर ईश्वर ने आपको अथॉरिटी दी है, पावर दी है, शक्ति दी है, तो यू मस्ट शेयर इट विद पीपल। तो मेरा ऑलवेज शेयर करने में बिलीव करता हूँ, चाहे मेरे स्कूल्स फॉर स्पेशल चिल्ड्रन हो, चाहे मेरे राहत का हो,
चाहे मैं जब कैलेमिटीज़ होती हैं तो मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। सबसे बड़ा वैल्यू सिस्टम वही होता है कि आप अपनी अपनी चीज़ों को शेयर करो। क्या बात है, बहुत सर। ये श्वेता जी हैं, जी हमारे नमस्कार। बहुत सीनियर प्रोड्यूसर हैं, सब कुछ अच्छा, यहाँ अच्छा। करती हैं। जो आप सारी स्क्रीन्स पे देख रहे हैं, सब चमक दमक रौनक सब इन्हीं के दम पे जी। है। तो श्वेता, क्या पूछना चाहती हूँ? विवेक जी, आज से बाबा बागेश्वर की यात्रा शुरू हो रही जी। है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? नहीं, क्यों नहीं, वो तो हर व्यक्ति अपनी अपनी धर्म की जो आस्था है या धर्म का जो प्रोग्राम है उसको प्रैक्टिस कर सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन परमिट करता है तो वो कर रहे हैं, तो उनको पूरी स्वतंत्रता है। और इस मैं तो यात्रा खुद को मैं तो खुद, आपको नहीं मालूम है, राम मंदिर का जो पिटिशन थी उसमें मैं स्वामी स्वरूपानंद जी का वकील था। मैं तो राम मंदिर के लिए पैरवी कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में स्वामी स्वरूपानंद जी की तरफ से। अभी थोड़ी देर पहले तस्वीरें आई, दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन जी शामिल हुए हैं यात्रा में, तो आपको क्या लगता है ये सियासी रंग भी इस यात्रा को दिया जा रहा है? ये होता क्या है कि जितने पॉलिटिशियंस होते हैं उनको लगता है आज रिलीजन अट्रैक्ट्स पीपल, तो एनीथिंग दैट अट्रैक्ट्स पीपल उससे वो ज्वाइन कर लेते हैं। सौभाग्य नहीं रहा आज तक कि मैं उनसे मिल पाऊँ, मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है, बट आई रिस्पेक्ट ऑल सेंट्स, मुझे कोई इसमें आपत्ति नहीं। बट मेरा जो प्रॉब्लम दूसरा है, मेरा कहना है सेंट्स को राजनीतिकों को अपना शिष्य बनाना चाहिए, राजनीतिक पार्टीज को कंट्रोल करने मत दो अपने आप को, क्योंकि आप हमारे आस्था के केंद्र हो। जब हम परेशान होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, हम आपके पास बैठते हैं और हमको शांति मिलती है। तो वो हर व्यक्ति होगा, उसमें हर पार्टी के लोग होंगे। आपकी भी ख्वाहिश है मिलने की? मैं क्यों नहीं, वक्त आएगा, कभी मौका आएगा तो क्यों नहीं मैं मिलूंगा, मेरे को खुद अच्छा लगेगा मिलना। एक आखिरी सवाल, कि आपको लग रहा है कि कांग्रेस रिवाइव कर पाएगी? जिस तरीके से बीजेपी लगातार चुनाव जीत रही है, अभी जो सर्वेयर भी आ रहे हैं, तो मध्य प्रदेश के वो जो अगले 2 चुनाव हैं उनमें भी ऐसा लग रहा है कि रिवाइव माने बीजेपी आ रही है, एनडीए आ रही है, महाराष्ट्र और झारखंड में। बुधनी में तो खैर टक्कर थी, तो मैं बुधनी के चुनाव रिजल्ट को तो प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा, बट विजयपुर ने मैं 2 बार खुद गया था। एक बार मैं गया था नॉमिनेशन के वक्त, जब मैंने वो जो एनर्जी देखी, हज़ारों लोगों की भीड़ थी, और सेकंड टाइम मैं सचिन पायलट जी, हम दोनों साथ गए थे, उस दिन भी हमने एनर्जी देखी। अगर विजयपुर में फेयर चुनाव हुआ है, जो हुआ नहीं है, जिसकी खबरें हमने सुनी हैं, अगर फेयर चुनाव हुआ है तो आप देखना उसके रिजल्ट अप्रत्याशित होंगे। देश में कांग्रेस रिवाइव करेगी सर? क्यों नहीं करेगी? देखिए, कांग्रेस एक सेंट्रिस्ट पार्टी है और देश की सेंट्रिस्ट थिंकिंग है। हम जिस दिन इस सेंट्रिस्ट थिंकिंग को फिर से कैप्चर कर लेंगे, हम वापस आ जाएंगे। बीजेपी हैज बीन अ फ्रिंज पार्टी, विल रिमेन अ फ्रिंज पार्टी। देश फ्रिंज नहीं है, इंडिया इज अ सेंट्रिस्ट कंट्री। बट हुआ क्या, हो सकता है कि हम अपना सेंटर स्टेज कहीं ना कहीं खो गए, इसलिए दिक्कत है। तो सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ आए, आपने इतनी Thank you, सारी thank बातें you, करी, और भाई। उम्मीद करते हैं कि जो आप सोच रहे हो कि कांग्रेस रिवाइव करेगी, क्योंकि देश कांग्रेस जैसा सोचता है, और कुछ थोड़ी सी गड़बड़ियाँ हुई हैं मगर फिर रिवाइव करेंगी। थैंक यू। और उम्मीद करते हैं सर आपको अच्छा लगा होगा, और हम आपको फिर लगातार बुलाते रहेंगे अपने गेस्टिंग न्यूज़। मैं तो आपका पुराना एडमायरर हूँ मनोज ब्रिजेश। अरे, शुक्रिया सर। आप तो हमारे एरिया के हो जी। थैंक यू सर, आप हमेशा स्नेह देते हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे गेस्टिंग न्यूज़ में हमारे मेहमान विवेक तनखा जी, और अगली दफ़ा फिर किसी नई शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।